फरवरी 2010 में एक कंपनी स्टार्ट होती है जिसमें लाखों सेलर्स जुड़ते हैं, करोड़ों बायर्स जुड़ते हैं, बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ गायब। एक ऐसी कंपनी जिसके इन्वेस्टर आपके और हम सब के चहीते सर रतन टाटा तक थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी की बुनियादें तक हिल गई। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हर मंथ के एंड में एक केस स्टडी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगा। तो पेश है आज की ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये केस स्टडी आप थंबनेल पे देख के समझ गए होंगे कि स्नैपडील के विषय में होने वाली है। स्नैपडील में सेलर्स ने कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस किए थे। किसी और कंपनी के द्वारा भी ये सेम प्रॉब्लम्स आ सकती है सेलर्स को। अगर आप वो सब चीज़ों से बचना चाहते हो, वो सभी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, तो ये केस स्टडी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्लस इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो एंड तक बिल्कुल मेरे साथ चिपके रहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का ये वीडियो। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्नैपडील की नींव फरवरी 2010 में कुणाल बैल ने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर रखी। सन 2010 से सन 2016 के बीच तक इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा तेज थी। बहुत ज्यादा तेज मतलब कि सन 2016 में ये इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। और जब ये कंपनी अपने पीक पे थी तो उसी दौरान कई बड़े इन्वेस्टर, टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इनमें इन्वेस्ट किया। लेकिन अब ट्विस्ट आता है सन 2016 के बाद, जब स्नैपडील अभी तक भी अपनी यूएसपी सेट करने से चूक रही थी। इधर स्नैपडील अपनी यूएसपी अभी तक सेट नहीं कर पा रही थी और दूसरी तरफ जो अलग अलग जो इनके कॉम्पिटिटिव कंपनियां थी, जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा जैसी कंपनियां थी, वो सभी अपनी स्टार्टिंग से ही यूएसपी सेट करके चल रही थी। आप सभी अदर कंपनीज की यूएसपी जानते हो, जैसे अमेजॉन का है A to Z हर एक चीज आपको अमेजॉन पे अवेलेबल मिलेगा। फ्लिपकार्ट की यूएसपी थी, वहां पर आपको हर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मिल जाएंगे। मिंत्रा की यूएसपी आप सभी जानते हो, क्लोथिंग ब्रांड्स। अब यहां पर क्या है, स्नैपडील अभी तक भी अपनी कोई एक खास यूएसपी सेट नहीं कर पाई। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर एक कंपनी की अपनी कोई ना कोई खास यूनिक सेलिंग पॉइंट होती है, लेकिन ऐसी कोई भी यूएसपी की तरफ स्नैपडील ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। और इसी कारण से स्नैपडील इंडिया में फैल तो रहा था बट अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी सेट नहीं कर पा रहा था। सारी गड़बड़ स्टार्ट होती है यहाँ से। अब गड़बड़ी का सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है, सुनते जाइए। अब इन्होंने दूसरी बड़ी बेवकूफी क्या की, जहां पर अदर कंपनी जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पे इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्होंने वेयर हाउस पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे वेयर हाउस एक के बाद एक ये बनाने लगे और वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इसको बेवकूफी क्यों कह रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। दूसरा, इसी पे चार चांद इन्होंने लगाया जब इन्होंने ओमिनी चैनल स्ट्रेटेजी अपना ली। ओमिनी चैनल स्ट्रेटेजी का मतलब है ऑफलाइन भी इन्होंने अपने स्टोर से स्टेबलाइज करने स्टार्ट कर दिया। हालांकि इस पे जितना तेजी से इन्होंने इन्वेस्ट किया, जितनी तेजी से इस पे एक्शन लिया गया, उतनी तेजी से ये फ्लॉप भी रहा। अब स्नैपडील ने तीसरी बड़ी मिस्टेक क्या करी, सन 2014 के बाद स्नैपडील ने जितनी भी कंपनियों का एक्वाइजिशन किया वो सभी कंपनियां अपने पीक टाइम पे थी। पीक टाइम पे होने के कारण इन पे कैपिटल भी स्नैपडील को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन सन 2016-17 के बाद वो कैपिटलाइज भी नहीं कर पाई इन कंपनी को, जिस कारण से वो सारा पैसा एक तरह से वेस्ट ही गया। और इसी एक पॉइंट पे स्नैपडील ने तकरीबन $17 मिलियन इन्वेस्ट किया, जो कि किसी एंगल से फ्रूटफुल तो नहीं रहा। अब ये गलतियों का सिलसिला एक तरफ चल रहा था, लेकिन कंगाली में आटा गीला होना किसे कहते हैं अब आपको समझ में आएगा। टेक्निकली स्ट्रांग ना होने के कारण इनके डेटा कई बार ब्रीच होते थे, बट असली ट्विस्ट तब आता है जब वो डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लग गया। अब साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया, स्नैपडील का पूरा कॉल सेंटर ही बना डाला। अब ये बात ना सेलर्स को पता है, ना बायर्स को पता है, ना खुद स्नैपडील जानता है कि इनके साथ ऐसा कारनामा हो चुका है पीछे से। अब ये जो साइबर क्रिमिनल्स थे, इन्होंने स्नैपडील के कस्टमर बेस का अच्छा खासा डेटा चुरा लिया। अब डेटा चुराने के बाद इन्होंने कॉल सेंटर तो रेडी किया हुआ था, अब एक एक करके कस्टमर्स को अप्रोच करने लगे। फर्जी स्नैपडील का इन्होंने एक पूरा कॉल सेंटर बना रखा था। ये कस्टमर्स को अप्रोच करते थे स्नैपडील बता के कि हम स्नैपडील के कंपनी से ही बात कर रहे हैं। अब ये कस्टमर्स को ऑफर प्रोवाइड करने लगे, अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालने लगे। ये एक के बाद एक ऐसे ऑफर जो कस्टमर मतलब आराम से गिरता, क्योंकि कस्टमर्स को अभी तक स्नैपडील के ऊपर पूरा ट्रस्ट था दैट स्नैपडील हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। इंडिया में ई कॉमर्स का इतना ज्यादा चलन नहीं है, तो हो सकता है ये सभी ऑफर्स रियल हो। तो कई सारे कस्टमर्स ने इन पर ट्रस्ट भी किया। अब यहाँ पर ये जो ऑफर्स निकाल रहे थे, इसमें वाला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ये ऑर्डर्स तो प्लेस करवाते, बट जो पेमेंट्स आती और जो ट्रांजैक्शंस होती ये
बायर्स और सेलर्स के बीच में नहीं होता, ना ही स्नैपडील के बीच में। ये जो पेमेंट आता आगे से वो सीधा आता इनके पास। अब ये मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये सिलसिला चलता रहा। लाइक जो आईफोन है आपका 50,000 का आ रहा है, 60,000 का आ रहा है, ये ऑफर करने लगे 20,000 25,000 का। जो मोबाइल आ रहे हैं नॉर्मल टाइप के 10-12 हज़ार के, 15 हज़ार के, वो 2-3 हज़ार में ये लोग सेल करने लगे ऑफर निकाल के। ज़्यादातर जो स्कैम हुए हैं ये सभी कॉस्टली प्रोडक्ट के नाम पे हुए हैं, और जब तक ये पकड़ा गया तब तक स्नैपडील को बहुत अच्छा खासा चूना लग चुका था। म्यूजिक अब ये जो इतने अच्छे खासे लेवल का स्कैम हुआ है, इसकी भरपाई स्नैपडील को खुद अपने जेब से करनी पड़ी। लेकिन स्नैपडील के पास अब भरपाई करने के लिए पैसे आएंगे कहां से? तो यहाँ पर पिटाई होनी शुरू हुई सेलर्स की। सेलर्स को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर पेनल्टी लग क्यों रहा है, इतना ज़्यादा रिटर्न आ क्यों रहा है, इतना ज़्यादा रिटर्न रेट इंक्रीज क्यों हो गया, इतना ज़्यादा पेमेंट डिले क्यों होने लगा, इतना ज़्यादा पेमेंट कम क्यों आने लगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इसी दौरान कई सारे सेलर्स इनके टूट गए। बायर्स तो अभी तक टूट ही रहे थे। अब इतना बड़ा पंगा आया ही इसीलिए क्योंकि टेक्निकली इनके हाथ शुरू से बहुत ज़्यादा तंग रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। यहीं पर दूसरी तरफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की बात करें तो ये लोग स्टार्टिंग से खुद को टेक्निकली अपग्रेड करते रहे हैं, और इतना ज़्यादा टेक्निकली अपग्रेड करने के कारण ये कंपनियां हमेशा फिट रही है, लॉसेस में कभी भी नहीं आई है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी इन कंपनियों के साथ कभी भी नहीं देखने को मिला है। तो स्नैपडील को स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुल मिला के स्नैपडील ने वो वहाँ पर इन्वेस्ट किया जहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना था, और वहां पर इन्वेस्ट नहीं किया जहां पर इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। और दूसरी तरफ स्नैपडील का बिजनेस एंड टेक कभी भी स्मूथली सिंक हो ही नहीं पाया। जहां जहां इंपॉर्टेंट था वहां भी इन्होंने थर्ड पार्टी का हेल्प लिया, और लास्ट तक भी अभी तक भी कई चीजें ऐसी है जो थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करके ये चला रहे हैं। जो चीजें अपने अंडर होनी चाहिए वो चीजें भी थर्ड पार्टी ही अभी इनकी संभाल रही है। अब गड़बड़ी का सिलसिला यहां पर भी खत्म नहीं होता। स्नैपडील पैसा तो लगाती गई, अपने आप को ब्रांड तो बनाती गई, बट इन्होंने कभी भी अपने टीम के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही इन्होंने कभी भी अपने टीम की सुनी, जिस कारण से टीम भी धीरे धीरे करके निकलने लगी, और मैक्सिमम टीम मेंबर ने स्नैपडील को क्विट कर दिया। कुल मिला के स्नैपडील का हर एक स्टेप स्नैपडील की बेवकूफी साबित होती रही। जितना ज्यादा पैसा ये लगाते गए वो सब का सब डूबता रहा। अब इतना होने के बाद स्नैपडील के बायर्स का भी ट्रस्ट गया, सेलर्स का भी ट्रस्ट गया, और इनके वर्कर्स का भी ट्रस्ट गया। स्नैपडील धीरे धीरे करके सब चीजें अपनी लूज करती गई, और जो ऑनलाइन की चीज है ऑनलाइन पे रिजल्ट तो देगी। ऐसे ही ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कौन सा हैशटैग? स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हो, अनइंस्टॉल स्नैपडील। ये हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगा था। लेकिन ऐसा भी पता है हर एक कंट्रोवर्सी का कोई ना कोई एंड तो होता ही है। ऐसे ही इस कंट्रोवर्सी का भी एंड हुआ, और अभी स्नैपडील धीरे धीरे रिकवरी मोड पे है, धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करने का कोशिश कर रही है। लेकिन इतना ज़्यादा जो रायता स्नैपडील ने फैला रखा है, ये समेटना इतना ज़्यादा भी ईजी नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे नीचे कॉमेंट में दीजिए। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो मुझे नीचे बताइए आपको क्या लगता है कि स्नैपडील रिकवरी कब तक कर पाएगा, कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अपने राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को करिए लाइक। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। इसके अलावा अगर नए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए व्हाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। ऐसी बहुत काम की वीडियोस आती है यहाँ पर। इसके अलावा अगर कोई मन में क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कमेंट्स पे जरूरी लगता है वीडियोस भी बनाता हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।